की सूरत हाल और फिर अंदरूनी मामलात पे बात होगी। मैं आज छोटी सी एक मिसाल बताने लगा हूं। मेरी एक ताई थी मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़ी जीर खातून थी, काबिल थी। वो हम लोग गांव में रहते थे तो मेहमान जब आते हैं या कुछ होता तो फिर वो मुर्गे वुर्गे हमने घरों में रखे होते थे, मुर्गा ज़बह किया, अच्छा मेहमान आया उसके लिए बड़ा मुर्गा, इसी तरह वो मुर्गियां रखी होती थी, उनके नीचे अंडे रखते थे, फिर वो अंडे देते, वो बच्चे हम पाए, इस तरह भी होता था। फिर लेकिन वो हमेशा होती वो उन्हीं की थी जिनके होते हैं, ये ताई हमारी के ही होते थे, लेकिन नाम हमारा दिया होता था, जाओ इसको इकट्ठा करके लाओ, इसको चौक डालो, इसको ये करो। इसी तरह मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े मोतबर हैं, उन्होंने बड़ी सी मुर्गियां रखी होती है, उनके अंडे रखे होते हैं। वो अंडे और वो जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के होते हैं, वो कभी किसी के खाते में डाले होते हैं, कभी किसी के खाते में इधर से उठाए इधर किया, जहां पे कोर्म पूरा करना हुआ वहां पे रखे। आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कर रहा हूं। और आजकल सुना है कि 70 बच्चे जो है ना, 70 बच्चे वो एक छतरी से निकल के दूसरी तरफ पल तोल रहे हैं कि कब जाएं, कब हुक्म हो सोटी का, चलो इधर। तब्दीली भी बहुत आ गई, डॉलर इतना ऊपर चला गया, तब्दीली, बेरोजगारी में इजाफा हो गया, तब्दीली, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तब्दीली, गैस की कीमत बढ़ गई, तब्दीली, दवाई नहीं मिलती, तब्दीली, डॉक्टरों को मारो, पहले डॉक्टरों पे थोड़ी सी पुलिस तशद्दुद किया तो बड़ा जुर्म था, आज वो तब्दीली। खैर हम छोड़ें इस बात को, हम चलेंगे शौकत अली कश्मीरी साहब के पास, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। और मैंने वैसे मिसाल एक दी, वो ऐसे मेरे ध्यान में आ गई। बात ये है जनाब कि कल परसों अमेरिकी वजीर खारजा जो थी ना, वो उधर बम्बई में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आपने भी वो सुन लिया। जी जी। लेकिन वो तो बड़ा खतरनाक इंटरव्यू मुझे नजर आया, वो इतना कोई सब अच्छे वाली बात नजर नहीं आई। मिस वेंडी ने कहा कि हम मुमलकत पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो मसला अफगानिस्तान पर कुछ कर रहे हैं, बाकी दूसरे तलकात हमारे भारत के साथ बड़े मजबूत हैं। वो एक इंटरव्यू दे रही थी वहां पे। और अब एक और बात यह है कि अमरीकी सिर्फ हवाई रास्ता ही नहीं, बल्कि बेस ही नहीं, बल्कि इससे भी बहुत कुछ आगे मांग रहे हैं, यानी वो कोई कॉरिडोर तरह का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। अब पता नहीं, ये आप बताएंगे क्या होता है, ये मैं तो इतना ज्यादा बड़ा मसला होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी आपने। ये भी कहा है कि उसके बनवाने में कोई किरदार ना अदा करो, जब हम और यूरोप कहेंगे तो वो कुछ होगा, इस पर अमल भी करना होगा। फिर हुक्म दिया कि तालिबान पर प्रेशर डालें कि वो अलकायदा और दाइश को खत्म करें, नहीं तो हमें जो कॉरिडोर दें तो हम उसको खत्म करेंगे। और तालिबान ने इन मामलात पर इनकार भी किया है। इसीलिए टीएलपी से जो सुलह हो रही है उसमें तालिबान ने ये कहा कि हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपको भी नहीं देंगे और मारेंगे भी नहीं इनको। अफगानिस्तान में उन्होंने हुक्म दिया, वेंडी शर्मन साहिबा ने कि इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनको रुकवाएं। और मुमलकत खुदादाद में वज़रा के सामने एक ही बयान है, यानी वो कि अदारों के खिलाफ बात करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा, यानी अगर मुझे मारा तो मेरा अब्बा तुम्हें मारेगा। खिता में सूरत हाल सर तब्दील हो गई है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघल रही है। उनके ईरानी वजीर खारजा के उनके साथ कई अंदरूनी तौर पर मुज़ाकरात हो चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब एक वजीर उमूरे कश्मीर है, मेरा ख्याल है, उन्होंने फरमाया कि रोटी कम खाया करो, महंगाई ज्यादा है। अब आप चलेंगे आपके पास। अस्सलाम वालेकुम दोबारा। चले, बात यह है ना कि अली गंडापुर है कुछ, मुझे कोई गंडापुर या गंदापुर है, जो भी है, मैं तो उनको गंदापुर भी नहीं कह सकता, इसलिए कि वो गंदा भी थोड़ा कोई स्टेटस होता है। उन्होंने दरअसल बहुत हिकमत की बात की है। अब जी आप लोग समझते नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान के उन खाते पीते लोगों को
जो पहले खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में थे, जो अब महंगाई के तूफान से जरा थोड़े से परेशान हैं, तो उन्होंने अपनी हिकमत जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को बताई कि आप जो है पहले अगर 2 रोटियां खाते थे तो अब 1 खाओ, पहले 2 चम्मच चीनी के डालते थे तो अब 1 चम्मच डालो हैं। तो कर्ज के हर चीज पे उन्होंने जो है ना वो कहा कि इसको निस्फ करो। तो तो जो ये आदि खाता था। हाँ, तो ये उन्होंने आपकी जो सेते कामला है उसका अच्छा, डाइट का वो तरीका बताया। अच्छा अच्छा। डाइट बताई है कि डाइट करें तो जो एक खाता था पहले वो आधी खाएगा। ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, ताकि आप में डायबिटीज ना हो, और अगर है तो वो भी कंट्रोल में रहे, हम्म। और अगर आप में मोटापा आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो मतलब लिहाजा आप कोई। गंडापुर साहब की बातों का बुरा ना बनाएं, वो हकीम लुकमान के शागिर्द हैं, और वो ऐसी ऐसी हिकमत की बातें बताते हैं, कभी कभी आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि शायद भी खाया करें, बड़े वो किसी विस्की की बोतल में हो। वो तो खैर जिधर भी हो शायद शायद ही होता है। तो शहद की बरकतों, नहीं वो शहद शहद होता है, लेकिन अगर वो उसमें हो तो फिर ज्यादा असर करता है, ज्यादा उससे वो तो फवायद। आजकल सर्दियां हैं वैसे भी अच्छा है उसका। बाकी जहां तक आपने नायब वजीर खारजा या वाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी। बात ये होती है कि जिस मुल्क से जो तनाजा होता है ना, गुफ्तगू उसी पे होती है। मसलन इंडिया से उनके जो कोई जो तवक्कुआत हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो है कि इंडिया जो है वो इस खित्ते के अंदर एक बिग रोल प्ले करे, और जो अमेरिकन की जो चाइनीज के हवाले से जो कंसर्न हैं, उस हवाले से वो समझते हैं कि चाइना के बारे में हमारी पॉलिसियों में हमांगी है, जिस तरह जिस जैसे अमेरिका समझता है चाइना को, इसी तरह इंडिया भी, जैसे इंडिया की कंसर्न्स हैं चाइना के खिलाफ, इसी तरह अमेरिका की भी हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा वहां तो उन्होंने स्ट्रेटेजी पे, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पे, अपने उन ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजीद उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स वो बनाने के लिए जो है वो इकदामात की ज़रूरत पे जोर दिया। पाकिस्तान के जो इमीडिएट जो मसाइल हैं, या अमेरिका के जो इमीडिएट कंसर्न है, वो अफगानिस्तान है, वो टेररिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म है, और खिते की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे वो इन्हीं इश्यूज पे बात कर सकते हैं। आपकी तवक्कुआत जो है ना वो ज्यादा हैं थी, हम्म। यानी आपसे मराद जिनसे वो गुफ्तगू करने आई जी थी, जी मैं समझ जी जी। तो उनको वही चीजें कही गई हैं जिसमें पाकिस्तान के जो दानिश्वर बाखबर जो रिपोर्टर्स और दानिश्वर हैं, जी। उन्होंने एक तो पाकिस्तान को तंबीह की कि यूनिलेटरली तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना है जब तक कि हम इस पे कोई कलेक्टिवली फैसला ना लें। दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान को कही है कि चूंकि ये पाकिस्तान का अपना दावा, और पाकिस्तान ने तालिबान की फतह पे जो पाकिस्तान के अंदर जो जश्न मनाया, हम्म। तो उस जश्न के ने जो चीज वर्ल्ड कम्युनिटी को कन्वे की, उसका मतलब यह है कि आपका ह्यूज इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, बल्कि तालिबान की परवरिश करने में आपका की रोल है यानी आ बैल मुझे मार, ना। वो काम हो गया। आ बैल मुझे मारनी जो उन्होंने जश्न बनाया, तो उससे दुनिया ने अंडरस्टैंड किया। अब वो दुनिया पाकिस्तान को कह रही है कि यू शुड यूज योर गुड ऑफिसेस टू आस्क तालिबान के औरतों के हुकूक हम्म। और आम अफगान शहरियों के जो हुकूक हैं वो बहाल करें, हम्म। और किसी किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी न करें। ना करे। नंबर मेन दो, पॉइंट ये है अभी। नंबर दो, वो ऑर्गेनाइजेशन है, असल में वो एक मिसाल आ गई, तो अगर आप जी इजाजत जी है जी। तो हमने बहुत बचपन में एक है द वुल्फ एंड लैम हम्म। मैं पढ़ा था कि कोई जो
बछड़ा था वो पानी पी रहा था और ऊपर जो है वो जो वुल्फ था भेड़िया भेड़िया। या वो था, तो उसने लैम को कहा, बछड़े को कहा कि तुम पानी गंदा क्यों नहीं करते हो, देख नहीं रहे हो कि मैं पानी पी रहा हूँ। जी जी। उसने बड़े आजिज़ाना तरीके से कहा कि हुजूर मैं आप नहीं। तो ऊपर हैं, मैं तो नीचे से पानी जो है वो पी रहा हूँ। तो फिर उसने कहा कि वो आपके वालिद साहब ने, आपने मुझे पिछले साल गालियां क्यों दी थी। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरी तो उम्र ही टोटली 6 महीने है, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हम्म, तो भेड़िए ने कहा कि फिर वो तुम्हारा बाप हुआ होगा हम्म, और सजा तो तुम्हें मिलेगी, और ये कह के तो उसने बछड़े को खा लिया। जी। अमेरिका भी बाज दफा वो भेड़िए और लैम की बात करता है। वैसे एक बात अर्ज करूं एक छोटी एक एक सी। एक, एक मेरी बात सुन या लो। जी जी जी। आपके अच्छा। पास माइक है, आप जिस जी पर जी बोलना जी है। नहीं नहीं, वो इसी पे बात थी जो बात अभी पर तो करेंगे। बात ये है कि आज जिन तंजीमों के बारे में पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि दाइश को ख़त्म करें, और जो जितनी भी जो खिते के अंदर जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है उनका खात्मा होना चाहिए। और ये इत्तेफाक से पाकिस्तान और अमेरिका जो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कोलिशन में थे, हाँ बिल्कुल, 20 साल बड़े और 20 साल जो है वो एक दूसरे की ये पपियां लेते रहे, खिदमात लेते रहे एक दूसरे से। और एक दूसरे को, यानी जाहिर है पाकिस्तान जरा दूसरे तरह की खिदमत अंजाम देता था और फाइनेंशियली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। आदमी बात आई फिर। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि आपने ये करना है। और ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए कि जिस वक्त पाकिस्तान की जो फिक्र और दानिश थी, वो जब पाकिस्तान को वार्न कर रही थी कि आप इन दहशतगर्दों को पाले पोसे ना, ये अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करने की कोशिश ना करें। वो गलतियां जो 1973 में या 71 में हमने की हैं, उन गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं, और अफगानियों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ये पाकिस्तान के जो दानिश्वर थे, पाकिस्तान के जो हमदर्द थे, जो वक्त और हालात की नज़ाकतों को समेटे थे, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि उनको अगर डॉलर दिखा के आप कुएं में फेंक दें उनको, तो उनको कोई एतराज नहीं होगा, और यही हुआ। और आज पाकिस्तान की जो कैफियत है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। इट वाज ए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो उस वक्त डॉलर वसूल करते हुए अपने आप को ये समझते थे कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार, होशियार और चालाक कौम हैं, और जो उनके दावे थे कि हम दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो असल में उनका ये दावा जो था वो इस तनाजर में था कि हम अमेरिका जैसी सुपर पावर को चूना लगा रहे है ना। हैं। वेयर एज को उनको ये नहीं था, ये सोच उनको नहीं आई कि ये जो बड़े मुल्क हैं, ये जो कॉलोनियल पावर हैं, जो इनको अपने ऊपर बेइंतहा कॉन्फिडेंस होता है, और उन्हें पता होता है कि किस वक्त किसके कान मरोड़ने हैं और किसका सर अपने जूतियों में रखवाना है। तो लिहाजा जो 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 चालाकियां कर रहे हैं इनको करने दो। उस वक्त उसका टारगेट जो है जो था, और हमने पहले दिन ही कहा था कि ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका कोई रुसवा होके गया या अमेरिका जो है वो शिकस्त खा के गया, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के बारे में ये दावा किया था कि ये रियासत है मुत्तहदा अमेरिका का कोई प्रोविंस है या कोई स्टेट है? नो। उनके घर में ट्विन टावर का जो वाकया हुआ 9/11 का, उसके रिएक्शन में उन्होंने फैसला किया, लेकिन जो रीजन्स की हुकूमतें थी उन सब ने उनकी तायद व हमायत की।
पूरी दुनिया में कोई एक हुकूमत भी नहीं थी जिसने अमेरिका के इन हमलों को जो अफगानिस्तान पे हुए उसको नाजायज करार दिया हो या उसकी मजामत की हो। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को, चूंकि पाकिस्तान से सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट जानी थी, तो पाकिस्तान को उन्होंने खुसूसी तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन करके कहा कि आर यू विद अस और नॉट। कोलन पाउल थे ना, पाउल कोलन या क्या नाम था उनका? पाउल कोलन। पावल। जी जी। पावल। तो इन्हें कहा हम आपके साथ हैं। और वो हुकूमत ये बात रिपीट हो जाएगी, लेकिन चूंकि तनाजर में अगर कुछ बातें रिपीट भी हो जाए तो उसमें मजायका कोई नहीं है, क्योंकि नाजरीन का आपके 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 नाजरीन को समझने के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की वो हुकूमत थी जिसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ था। तालिबान को। तालिबान की हुकूमत थी ना। जी जी, 19 जी। तालिबान की हुकूमत को एज लेजिटिमेट रूलर ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ था। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान था। 4 या 5 मुल्क से टोटल ये। चाइना ने तस्लीम किया, रशिया ने नहीं किया, किसी दीगर इस्लामी स्टेट ने नहीं किया। नहीं, सऊदी अरब ने किया हुआ, सऊदी अरब और कतर और दुबई। अभी मैं रीजन की बात कर रहा हूँ ना। जी 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 इंडिया ने जी। नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान ने और ये दुबई, जी मुत्तहदा अरब अमारात जी। और सऊदी अरब, सऊदी अरब और कतर। ना, कतर ने नहीं किया था। कतर ने नहीं, नहीं ये किया। आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। नहीं कोई मसला, ठीक है जी, आप बात करें। सॉरी। दुनिया में 3 मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जी और मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरबिया। जी। लेकिन जिस वक्त अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत के खिलाफ फैसला लिया, तो जिस मुल्क ने सबसे पहले लब्बाइक कहा या जिस मुल्क को सबसे पहले कंसल्ट किया गया वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने अजरा तफन्नन भी ये नहीं कहा कि हमें थोड़ा सा मौका दीजिए सोचने के लिए। हमने एक मुल्क को तस्लीम किया हुआ है, एक हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है। उस हुकूमत के हमारे मुल्क के अंदर सफारत खाने हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, वह हमारा अपने सफारतकार है, लिहाजा हमें कुछ मौका दें उस हुकूमत से बातचीत करने का, उनको समझाने का। और अगर वो न माने तो देन आपकी जो मर्जी, माई बाप के साथ हैं। हम्म। लेकिन पाकिस्तान ने एक लम्हे के लिए भी वक्त नहीं मांगा, एक लम्हे का वक्त भी, बल्कि कहा वी आर विद यूनाइटेड यू। स्टेट्स और हम हर तरह की आपको फैसिलिटेशंस मुहैया करेंगे और जो आप हमसे चाहते हैं हम वो आपको ये करेंगे। उसके लिए इन्होंने कोई 2 एयरबेस भी दिए। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान में जो बहस चली, आप ये देखिए कि एक मुल्क का मिजाज देखिए। पाकिस्तान में ये बहस चली कि ठीक है ये तो किया, लेकिन आपने सौदा बहुत सस्ते में किया। हम्म। यानी एक तरफ टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और पाकिस्तान के जो एडवाइजर्स थे वो पाकिस्तान के उस वक्त के सदर, वो जो मुशर्रफ साहब थे, जी उनको कह रहे थे कि आपको कुछ डॉलर, कुछ पैसे ज्यादा मांगने चाहिए थे, कुछ कर्जों की माफी की बात करनी चाहिए थी। तो ये एक तरह की उस मौके से फायदा उठाने की ये जो अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की अप्रोच है वो प्रिवेल करती है उस सोसाइटी के अंदर जिसका नाम पाकिस्तान है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमें पाकिस्तान से कोई बिला वजह का ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई अनाद है और ना कोई हमारी इसमें कोई बदनीति शामिल है। वो तारीखी हकायक हैं जिनको अगर पाकिस्तान के जो फिक्र और दानिश रखने वाले या जो मस्सर लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अगर इनको समझ के अपना मौक़िफ़ अख्तियार करेंगी तो उसके नतीजे में शायद वो खिता जिसमें पाकिस्तान जो है, वेरी सॉरी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, एक नासूर बना हुआ है, इसका इसका कोई फेस थोड़ा सा तब्दील हो सकता है। हम्म। अदरवाइज अदरवाइज
ये तो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक तरह की वो वार्निंग देके चली है गई है। वो कोई यहाँ कोई तरक्याती मंसूबों या कोई इमदादी पैकेज को किसी मेमोरेंडम को साइन करने के लिए नहीं आई थी। उसने अमेरिका की जो कंसर्न है उस खित्ते के बारे में वो वादे की। उधर भी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो चाइना का वो जो वन रोड वन बेल्ट का हुआ है, सी पैक जो है। ग्वादर ग्वादर पोर्ट से, अब उसको चाइना ने ये कहा कि अब इसको आप टर्न करें कराची पोर्ट से, क्योंकि वो जो टेरेन है नॉर्थ वेस्ट लाइन जो है, जी जी। वो चाइना ने कहा कि इट इज नॉट सेफ। और अप्रोच मूवमेंट भी है पश्तूनों के अंदर भी, कोई पता नहीं है कि आज ये जी जी। एरिया आपके साथ है, कल ये एरिया जो है वो अफगानिस्तान में चला जाए, क्योंकि तारीखी क्लेम जो है वो तो उनके इन एरियाज पे हैं। और ड्यूरल लैंड की हिस्ट्री हम पहले ही अपने एक प्रोग्राम में बयान कर अब चुके। वो तो 93 में मायदा खत्म हो चुका ना। अफगानिस्तान का जो कजिया है, उस कजिए के पीछे पाकिस्तानी डिजाइन और अफगान रूलर्स का जो रोल था, और उसमें किस तरह प्रॉक्सीज पैदा की गई है और किस वजह से पैदा की है, ये सब वजूहत हम पहले बयान कर चुके हुए हैं। जी जी लिहाजा मैं दोबारा समा खराशी नहीं करूंगा। जी। तो नतीजा ये है कि चाइना ने अपना कंस्टैंड जो है वो मगरबी रूट को ज्यादा सेफ नहीं कहा, और अब उन्होंने कहा कि ये रूट इस्तेमाल करेंगे और कराची की बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी ये खबरें हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मुख्तलिफ हवालों से प्रेस में ये बातें आई हैं कि जो नया चाइनीज मुतालबा है पाकिस्तान से, दूसरा मुतालबा चाइना ने इस मौके पे, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान बदतरीन किस्म की माली मुश्किलात का शिकार है, महंगाई को छोड़ें दूसरी तीसरी, लेकिन जो पाकिस्तान के जो माली हालत है वो भी बहुत खराब है। ऐसे में चाइना ने उनको कहा कि जनाब हमारे कर्जे, और जो चाइना के साथ इनके मायदे हैं वो बाकी दुनिया ने, यूरोप ने, इन्होंने कभी भी 3 से 4% से ऊपर जो है वो उस पर इंटरेस्ट नहीं रखा। जो चाइना से इनके मायदे हैं उन पे 10% इंटरेस्ट रेट है नहीं हो। तो अब चाइना ने भी अपने लोन्स जो है वो वापसी के मुतालबा करना शुरू कर दिया। सर वो इन्वेस्टमेंट है या लोन है? है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो 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 नो, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये लोन है। और वो लोन जो है, ठीक है कि वो तवील मुद्दी लोन्स भी हैं, लेकिन कुछ लोन्स का तो म्याद पूरी हो चुकी है, और चूंकि उसमें किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। और अभी अगर हम ये कहें कि सी पैक के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट जो लोन दिए हैं उसने, एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोन्स भी हैं, लेकिन जो लोन्स दिए हुए हैं चाइना ने, लोन्स मांग रहे हैं, ये जानते हुए थे कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत ही पतली है। ये तो अगर आईएमएफ ने इनको कुछ कर्जे ना दिए और वर्ल्ड बैंक ने, तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए। अच्छा। तो ये जो सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में साथ साथ जो है वो पाकिस्तान में झगड़ा किस बात पे आ रहा है कि आईएसआई का चीफ जो है वो कौन लगाएगा, जबकि जितने भी लोग जानने वाले समझने वाले हैं उनको ये पता है कि आईएसआई का हमेशा सरबराह जो है वो एक हाजिर सरबस मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो किसकी कमांड में होता है, वो आर्मी चीफ की कमांड में होता है। अनटिल एंड अनलेस आर्मी चीफ एग्री न करे तो आप उसको बराह रास्त फौज से किसी फौजी एक अफसर को अपनी पसंद के मुताबिक कोई महकमा नहीं दे सकते, और ना ही उसको किसी दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। हाँ जी ना। और उसका सारा फ्यूचर जो है वो आर्मी के साथ वाबस्ता होता है। और अगर आईएसआई की कोई
पावरफुलनेस है, और लोग अगर उससे डरते हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पसंद या हकूक की बात करने वाले, तो वो इसलिए नहीं डरते कि आईएसआई की अपनी कोई ताकत इतनी बड़ी है, बल्कि जी वो उन्हें पता है कि इनकी बैग के अंदर फौज है, 6 लाख फौज है। बिल्कुल। लिहाजा अगर इनके साथ कोई बदतमीजी करेगा, कोई अपने हक की बात करेगा, कोई ऊंची आवाज से बात करेगा, तो उसकी पनिशमेंट देने के लिए कौन आएगी? आर्मी की कोई कंपनी आएगी। आज भी बलोचिस्तान से जितने भी लोग, या खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से जो इनफोर्स डिसअपेरेंट लोग हैं, मिसिंग पर्सन हैं, जी जी। तो ये आईएसआई की ताकत नहीं है कि उन लोगों को किडनैप कर सके। ये फौजी ताकत है। फौज उनकी बैक में जाती है, फौज अपने बंदे देती है, सर्विलेंस अलबत्ता या निशानदेही किसी जगह की वो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग देती है। उसमें वो है तो बस, वो है तो वर्दी वाले, सिविल बस सिविल बस। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब की, मैं इसको नाबालिगी कहूँ, लाइलमी कहूँ, क्या कहूँ, कुछ मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं है। वो सूंड वाली गांडी वाली हालत है ये। और बात यह है कि जिस वक्त ये सारे लोग आपको डोली में बैठाने के लिए डोली तैयार करें, उसको हार और श्रृंगार से सजाएं, तो उस वक्त आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन नजर आता है, ना आपको आइन नजर आता है, ना आपको पॉलिटिकल एथिक नजर आती है। जिस वक्त आप उनकी लाठी लेके तो अपनी अपोजिशन को मारते हैं, पॉलिटिकल लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, उस वक्त आपको ये याद नहीं आती कि यही वो लोग हैं, यही वो सिविल सोसाइटी है, यही वो मीडिया है जो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हक में खड़े हो सकते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आर्मी चीफ की जब तोसी का मसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल खड़ा कर दिया। पहली बात यह है कि तीन तीन दफा इन्होंने उनकी तोसी के लिए जो टेक्स्ट तैयार किया उसमें बहुत गलतियां निकली। आखिर जनरल बाजवा साहब ने पास बैठ के तो इनसे वो ड्राफ्ट जो है वो दुरुस्त वो करवाया। क्लर्क बेचारा शायद ना सही लिख सकता। नहीं, क्लर्क कहाँ थे वहां? मतलब यह है कि ये जो वजीर कानून क्या फरोग नसीम जिसको, फरोग नसीम, हाँ, फरोग नसीम। फरोग नसीम है ये। फरो अच्छा फरोग, सॉरी। हाँ, तो मैं तो उनको फरोग ही समझता हूँ। अच्छा चलो। तो फिर जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि ये रवायत पहले से चली आ रही थी, कुछ चीजें होती है ना, वो कानून का एक तरह का, अगर कानून में या आइन में वो डिफाइन नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो एक तरह का कानून का ही दर्जा रखती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। जब सवाल उठाया तो सवाल ये नहीं था कि जनरल बाजवा की तोसी, असल सवाल ये था कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ये अख्तियार है आर्मी चीफ को लगाने का या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इख्तियारात की बात थी। क्योंकि बाकी लोगों की ये मसलतें हैं कि वो तो ओबलाइज करना चाहते हैं जनरल बाजवा साहब को कि हमने आपको सपोर्ट किया, वो चाहे नून लीग वाले हों, चाहे पीपल पार्टी वाले हों, चाहे कोई हो। लेकिन असल सवाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, सिविलियन अथॉरिटी की कानूनी जो है वो बालादस्ती। को मुस्तकम करने की बात थी। तो सारी पार्टियों ने इस एक्सटेंशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये अख्तियार मुंतकिल किया कि इट इज द सोल डोमेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो जी। आर्मी चीफ को डिमोट कर सकता है, जो आर्मी चीफ को अपलिफ्ट मुंतखब कर सकता है, ये चीज है। लेकिन इमरान खान साहब इन बारीकियों को समझने से कासर है, चूंकि वो इंतकाम और बुग्ज की आग में जल रहे हैं। पहले कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि देखें जी वो डटा हुआ है करप्शन के खिलाफ, लेकिन अब जो नया ऑर्डिनेंस लाया है, तो ये तो ऑर्डिनेंस जो है एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है, एक तरह का एनआरओ है,
जिस एनआरओ को जिसका ढोल पीटते रहे हैं, तो वो एनआरओ इन्होंने खुद कर दिया। और वो उसकी जो 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 नैब के चेयरमैन की तोसी का सवाल है, तो वो तोसी ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो ये चैलेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली नैब के सरबराह को अगर इज्जत से वो रिजाइन, मतलब अपनी रिटायरमेंट का जो उनका टेन्योर पूरा हो तो चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो जलील होके जाने में भी कोई मजायका नहीं है। और अब ये है कि जी वो जी आईएसआई के चीफ की तैनाती का अख्तियार किसको है। कई एक पाकिस्तान में कहते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर को 2 मिनट के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री के किसी आदमी की कैपेबिलिटी से आगाह है कि कौन सा आदमी है जिसने कोर्सेज किए हुए हैं, इस काबिल है कि उसको, नहीं। किसी अदारे में लगाया जाए। ये आर्मी चीफ ही होता है जो किसी बंदे को रिकमेंड करता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जब तक कि इस एजेंसी का ये स्ट्रक्चर है और ये इसका बैकग्राउंड है फौजी, तो उस वक्त तक अगर जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वो करेगा, शोकर तो साहब, मैं समझता हूँ कि वो बीन बजाने वाली है बस बात। एक सवाल निकल ही आ गया इसी जी बात पे। जी 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 जी। ये जो आईएसआई है, ये कोई आईनी अदारा नहीं है। आइन में इसका वो तो ताफत आईनी अदारा होता है, वो नहीं है। ये डायरेक्ट फौज का अपना ही अदारा है। देखें देखें, मैं आपको बताऊं ना, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हम्म। ये रियासत के ही इदारे हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं कुछ कुछ फराइज, कुछ हुकूक। ऐसे ही जैसे शहरियों के कुछ हुकूक और फराइज दर्ज हैं, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी को आप गिरफ्तार करें तो उसको विद इन 24 आवर्स भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश करें। लेकिन आईएसआई ऐसा नहीं करती। तो सुनिए ना, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि चूंकि सिविलियन हुकूमतें इतनी कमजोर हैं और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डे बाय डे एरोड हुआ है, और बाद ऐसी अमेंडमेंट ने कर करके तो इन्होंने इन गैर जमहूरी अदारों को इतना पावरफुल बना दिया है कि दिन दिहाड़े ये लोगों को अगवा करते हैं, दिन दिहाड़े जाके पुलिस के एसपी को, एसएचओ को इनको पीटते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हर civilian bureaucracy from the स्पेशली आईएसआई। तो ये इसकी नेचर ऐसी है। हालांकि जो जो नाम से मुतरश्शे होता है आईएसआई, इंटेलिजेंस सर्विसेज, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट जी। ये बेसिकली जिस वक्त इसको बनाया गया था तो ये तो जो मुलाजमीन हैं उनकी सर्विलेंस के लिए या उनकी इंटेलिजेंस के लिए रखा गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका एक पॉलिटिकल सेल बना, फिर उस सेल ने बढ़ते बढ़ते अब तो वो पूरे पाकिस्तान की सही और जायज मालिक वही है, जिसको चाहे वो बलवतनी का सर्टिफिकेट दे दे और जिसको चाहे गद्दारी का तकमा उसके गले में लगा दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में बेशतर लोग ऐसे हैं कि इनके दिया हुआ हुब्बल वतनी का सर्टिफिकेट से वो सर्टिफिकेट ज्यादा मोहतरम और ज्यादा काबिल इज्जत और एहतराम है फर्द के लिए जो ये गद्दारी का। अभी आपने इंसानी हकूक की बात की। जी मलका बरतानिया ने दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मखतूम को शाही खानदान के अंदर, शाही महल के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया। क्यों? शेख मखतूम ने अपनी नाराज बीवी हया बिन तल हसैन, जो 2 बच्चों के साथ, देखिए बात जो यह है ना, इसमें कोई इंसानी हुकूक का एक से अपनी हिफाजत के लिए लंदन आ गई। अब उनको
हेलो। तो उसमें ये था कि उनका फोन हैक करवाया गया, जिसकी वजह से वो ब्लैक लिस्ट कर दिया और अलमबरदार हैं जनाब। मेरे ख्याल में कुछ इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं, वैसे ही टाइम हो गया हाँ, मेरे है। ख्याल मलका में बरतानिया नहीं ने, नहीं, वो ठीक है, वो मैंने सुन लिया। अच्छा, और इस पे कल गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। ये है इंसानी हकूक, जो कौमें अपना तशख्खुस रखती हैं, जो इंसानों को मानती हैं। मोहतरम नाज़रीन, उस सामने एक अफसोसनाक खबर यह है कि सरदार सिकंदर हयात साहिब, साबिक वजीर आजम हमारे आज़ाद कश्मीर, रज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं। हम सब उनके खानदान के साथ ताज़ियत करते हैं। वो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी। और मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से